हेलो गाइस, ये मैं अभिजीत श्रीवास्तव। मैं यहाँ पे टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए लक्ष्य द गोल अकेडमी पे हम यहाँ पे टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स पे। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं द वर्ड साइटोलॉजी मींस व्हाट द बेसिकली मींस द साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कंप्राइजेस द साइटो एंड लॉजी। Cyto means the study of cells and study of living organism on the primarily function, and primarily function basically determines the fundamental unit. This fundamental unit determines the value and the particular perspective in which the living organism sustained, and this living organism sustained उस particular situation पे यहाँ पे वो study करी जाती है जिसके में हम लोग living organism के बारे में जानते हैं। और सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उनकी साइटोलॉजी मींस द बेसिक सेल के बारे में क्या मॉर्फोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, क्या बायोकेमिकल फंक्शंस होते हैं, क्या मॉलिक्यूलर फंक्शंस होते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जेनेटिक फंक्शन उनसे कैसे रिलेटेड होते हैं। सबसे पहली चीज हमको ये पता होना चाहिए कि साइटोलॉजी के साथ हमारा जेनेटिक्स का रिलेशन क्या है। The cytology is basically related to the genetics topic according to their chromosomal analysis, according to their chromosomal abbreviations, according to their nuclear values and the nuclear system. And the nuclear system contains the chromatin, chromosomes, chromatin dosage, and these all values and all structures which determines the value and the information which transfers from one offspring to another. So basically it comprises CD also. This CD means the cell division. So cytology basically comprise history from where it comes. So the basically history of cytology basically comprises the value and the scientist, the person which first developed or discovered the particular cell from the rubber cork. That's English scientist known as Robert Hooke, which examined cell from the rubber plant, the rubber cork plant, and he sliced that particular from that plant and then visualized in the visualization object, not a microscope, because till that no microscopy has been developed. So only the observation is done, but no microscopy has been developed. So the images was like this. The small compartmentalization of bodies of new cells or new compartments that are known as cells. Means the small compartments, small box-like structures which basically contain some or the other metabolic activities, some or the other functions, some or the other processes which can perform all the basic functions like excretion, like respiration, like reproduction, like development, like morphological development, etc. etc. So यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली साइटोलॉजी के बारे में है, जो साइटोलॉजी हमारे पर्टिकुलर सेल के प्रोसेसेस के बारे में है, सेल के बारे में है। और सेल जो हमारा हमें बताता है कि किस तरह से कौन कौन से फंक्शन किस तरह से काम करते हैं, और सेल के डेवलपमेंट में ये सारी चीजें काम करती हैं। अगर हम अपने इंसानी शरीर की बात करें तो हमारे इंसानी शरीर में हमारा मस्तिष्क मतलब हमारा दिमाग है, हमारा लंग्स है जिससे हम सांस लेते हैं, हमारा पेट है जिसमें हम अपना खाना पचाते हैं, जैसे हमारी किडनीज हैं, हमारी बॉडी में ये सारे टॉक्सिक कंपोनेंट्स या वेस्ट मटेरियल को यूरिया की फॉर्म में बाहर करती है। वैसे ही हमारी बॉडी में जो सेल होता है ये भी अलग अलग तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये अलग अलग तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करके हमारे डिफरेंट मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी बॉडी में लाइसोसोम्स होते हैं जो कि सेल्स में एक ऑर्गेनेली के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये हमारी बॉडी में ये जो लाइसोसोम्स हैं इनका काम हमारी बॉडी में सुसाइडल बैग्स या पर्टिकुलरली किसी एक पर्टिकुलर टॉक्सिक कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए उस सेल को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में लेके आता है, या तो वो रिमूव कर दे या तो उस सेल को रिमूव ना हो पाए तो उस सेल को ही हटा दे। ऐसे ही पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम बात करें अपने राइबोसोम्स की तो उस पर्टिकुलर राइबोसोम में हमारी बॉडी में प्रोटीन बिल्डअप का काम करता है। ऐसे ही अलग अलग तरीके के जो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनेलीज हैं
उनका काम होता है हमारी बॉडी में अलग तरीके से फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। Yes, we are talking about the cytology and the different functions of different organelles. Before we talk about the different organelles, first we have to talk about the two scientists. हमें सबसे पहले बात करने से, बाकी सारी बात करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है और ये समझना जरूरी है कि ये सारी सबसे पहले किसने नींव रखी, और इस बायोलॉजी के बारे में या जीव विज्ञान के सबसे पर्टिकुलर मिनिमम फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट का बेसिकली रोल आता है, और वो कौन है? एम स्टेडन एंड ईशवान 1838 एंड 1839, जिसमें यहाँ पे इन दोनों का काम क्या था? ये एक बॉटनिस्ट थे, मतलब वनस्पति विज्ञान के थे, और ये एक बायोलॉजिस्ट थे, मतलब कि ये जीव विज्ञान के एक्सपर्ट थे। इन्होंने अपने अपने काम अपने अपने तरीके से कंडक्ट किए अपनी अपनी फील्ड में, एंड देन इन्होंने एक कोलैबोरेटिव मतलब कि मिला जुला निष्कर्ष निकाला, और वो निष्कर्ष क्या था? सेल थ्योरी। इस सेल थ्योरी के बेसिकली 3 पॉइंट्स बने। सबसे पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, मतलब कि हर जीव जंतु अपने आप में किसी न किसी छोटी इकाई के सूक्ष्म जीवों से बने हैं, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हुए हैं। दूसरी चीज, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ, मतलब एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सेल्स, एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब अगर कोई एक पर्टिकुलर सेल है और वो डेवलप करता है तो वो आगे चल के दो पर्टिकुलर सेल में डिवाइड होकर के, विभाजित होकर के दो नए सेल्स की निर्माण करता है। ये आ जाता है सेल और ये आ जाता है डॉटर सेल्स। ये आ जाता है डॉटर सेल्स, मतलब ये इनके बाद की जनरेशन के ये ऑफस्प्रिंग्स कहलाते हैं। इनका ऑफस्प्रिंग वो शब्द इस्तेमाल होता है यहाँ पर। और आखिरी आता है, एवरी सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक यूनिट एंड फंडामेंटल यूनिट। जैसे हमारी बॉडी में या किसी पेड़ पौधे की बॉडी में या किसी जानवरों की बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हम लोग जो सेल की बात करते हैं वो हर पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटी इकाई है। मतलब हर जीव जंतु की छोटी इकाई सेल है, जो पर्टिकुलरली किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का काम किडनी करती है, हमारी बॉडी में बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन का काम हमारा लीवर करता है, वैसे ही हमारी बॉडी में श्वास संबंधित सारी प्रक्रिया हमारे फेफड़े मतलब लंग्स करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में पाचन क्रिया का हमारा सारा काम, पाचन क्रिया वाले जैसे बड़ी आंत, छोटी आंत, पेट, ये सब काम करते हैं। वैसे ही पर्टिकुलरली हमारे सेल में, हम लोग के लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब कुछ एक ना एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल करता है। हम लोग अब बात करेंगे सेल के ऑर्गेनेलिज के बारे में। जो सेल ऑर्गेनेलिज हम लोग कहते हैं, जैसे हमारे शरीर में हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग तरीके के ऑर्गन, जैसे हमारी आंख, नाक, कान, सिर पे, दिमाग हमारा, लंग्स मतलब फेफड़े, पेट, किडनी, लीवर, वैसे ही हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी में जो बेसिक सेल्स हैं, बेसिक यूनिट है, उनके भी अलग अलग ऑर्गेनेलिज हैं। इनको हम लोग ऑर्गेनेलिज कहते हैं, और इनके ऑर्गेनेलिज के अपने अपने रोल, अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। मतलब हर एक ऑर्गेनेली अपना एक निर्धारित काम करता है और वो अपनी निर्धारित प्रक्रिया से करता है। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो तरीके के होते हैं, रफ और स्मूथ। ऐसे ही हमारे बॉडी में और भी, मतलब सेल में, हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सेट्रा। अगर हम लोग एक एक की बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो हमारे पास अलग अलग तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट सेलुलर बॉडीज हैं, जो सेलुलर बॉडीज अपने स्पेसिफिक रोल को परफॉर्म करती हैं। यहाँ पे शब्द सेलुलर बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों?
क्योंकि सेल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अपने अपने निर्धारित काम को करते हैं। जैसे मान लीजिए राइबोसोम्स की हम बात करें, तो राइबोसोम्स का जो मॉर्फोलॉजी है, मतलब उनकी बनावट, उनकी प्रक्रिया जिससे वो बने हैं, वो बेसिकली क्या है, आरएनए से बने हुए हैं। आरएनए को क्या कहते हैं हम लोग, राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। आरएनए के 3 फॉर्म्स होते हैं, एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए। एमआरएनए का काम होता है हमारी बॉडी में मैसेंजर के तरह काम करना, जिसमें हमारे पर्टिकुलर सेल में जब प्रोटीन की सिंथेसिस या बनावट होती है, तो हमारी बॉडी में जब ये प्रोटीन की प्रक्रिया बन रही होती है, तो ये एमआरएनए अपने तरीके से सारी चीजों को कंडक्ट करके अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है, वो हम बाद में बताएंगे। टीआरएनए भी इसी से संबंधित काम करता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का है। पर आरआरएनए का ही फुल फॉर्म, मतलब इसका बेसिक नाम क्या है, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के में अलग-अलग तरीके से पाए जाते हैं। जैसे एक होता है 70S और एक होता है 80S। 70S की बात करें तो ये 50+20 के फॉर्म में रहते हैं और 80S के फॉर्म में 50+30 के फॉर्म में रहते हैं। ये 50+30 एंड 50+30 एंड 50+20 की बात ये आती है यहाँ पर कैसे डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेडिमेंटेशन फैक्टर एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ सबयूनिट्स which comprises basically different structures of ribosomes। ठीक, हम लोगों ने बात करी थी राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम बेसिकली 2 तरीके से पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। तो ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं और ये यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो पाए जाते हैं राइबोसोम, वो 50 और 20 की संख्या में होते हैं और 80 वाले यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या मिला करके बनती है 50 से 30 की। अब यहाँ पे 50 और 30 क्या है और 50 और 20 है क्या, ये हम बात करेंगे समझने के तौर पर। जैसे आरआरएनए की बात करी थी मैंने, तो ये आरआरएनए क्या है, राइबोसोमल आरएनए है, जिससे राइबोसोम बेसिक बनता है। और ये आरएनए होता क्या है, ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ आरएनए। तो ये जब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए अपने आप को एक ऊन के गोले की तरह बना ले और ये ऊन के गोले की तरह अपने आप में स्टेबल हो जाए, तो ये अपने आप में किसी भी तरीके से प्रोटीन की मोल्डिंग, मतलब प्रोटीन की बनावट में जब आ जाए, तो इसे राइबोसोम कहला दिया जाता है। तो कुछ आरएनए जो होते हैं वो छोटे गोले बनाते हैं और कुछ आरएनए बड़े गोले बनाते हैं। तो ये जो बड़ा गोला है ये लार्ज सब यूनिट कहलाता है और ये जो छोटा यूनिट है ये स्मॉलर यूनिट कहलाता है। और ये लार्ज सब यूनिट में वैल्यू 50 की दोनों में ही आ जाती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की। बट स्मॉलर यूनिट के 2 वेरिएंट्स, 2 मतलब 2 प्रकार है, जिसमें से एक आ जाता है 20 और एक आ जाता है 30। तो ये 20 वाला प्रोकैरियोट में चला जाता है 50 के साथ मिल करके, और ये 30 वाला यूकैरियोट के साथ मिल जाता है, मतलब 50 के साथ मिल जाता है, तो वो यूकैरियोट में चला जाता है। पर हमने बात करी कि यहाँ पे ये S क्या है, तो ये S क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट फैक्टर बोला जाता है। जैसे हम लोग एक ग्लास पानी में हम रेत डाल देते हैं और रेत कुछ देर बाद नीचे चली जाती है, तो जिस स्पीड से, जिस गति से वो नीचे जाके बैठती है, वो हम लोग कह देते हैं सेडिमेंटेशन फैक्टर होता है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम एक एक्सक्लूड सॉल्यूशन बनता है, एक्सक्लूड सॉल्यूशन का मतलब होता है जब कभी भी हम किसी सेल को मैकेनिकली, मतलब इमाम दस्ते में मसल करके अगर हम उसको तोड़ें और फिर उसको हम एक सॉल्यूशन में मिला दें, मतलब पानी में या किसी तरल पदार्थ में मिला दें और फिर उसको हम छोड़ दें, तो वो कुछ देर बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब नीचे बैठ जाएगा। और बिना हिलाए उसको हम रख दें तो वो नीचे कुछ देर में बैठ जाएगा। जैसे ही बैठ जाएगा तो हम लोग उसको एक बड़े से मशीन में लगा के देखते हैं, तो हर पर्टिकुलर ऑर्गेनेली की अपनी वैल्यू पता चल जाती है। तो यहाँ पे राइबोसोम की वैल्यू जो पता चली थी वो 70 और 80S पता चली। मतलब प्रोकैरियोट्स में जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं वो 70S की वैल्यू देते हैं, तो वो धीरे धीरे सेटल डाउन होते हैं। पर जब यूकैरियोट्स की बात करी जाए, यूकैरियोटिक्स की बात करी जाए,
तो उनके में सेटलिंग डाउन का जो फॉर्मेशन होता है वो 80 फास्टर होता है। तो जो फास्टर मतलब वो हेवियर, मतलब जो तेजी से चला जाए नीचे वो ज्यादा भारी है, और जो धीरे धीरे जाए वो कम भारी है। इससे हमें ये पता चलता है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स हैं वो दोनों क्या है, अलग अलग है। मतलब दोनों की बनावट और दोनों के बनने की प्रक्रिया और दोनों के नीचे बैठने की प्रक्रिया क्या है, अलग अलग है। अब ये तो बात रही हमारी मॉर्फोलॉजी ऑफ राइबोसोम की। अब हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ राइबोसोम्स की, क्योंकि राइबोसोम बेसिकली बनता कैसे है और इसकी बनावट किस तरीके की होती है कि वो स्टेबलाइज करता है प्रोटीन के फंक्शनिंग को। जब हम लोग बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की, तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया में चाहे वो प्रोकैरियोटिक का 70S मतलब 70 वाला राइबोसोम हो, चाहे वो 80S यूकैरियोटिक का 80S हो, पर अपने आप में हम लोग अगर बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस का जो फॉर्मेशन है वो एकदम लगभग राइबोसोम के संबंधित की तर्क में लगभग एक जैसा होता है। हाँ, कुछ प्रक्रिया में दोनों में ही प्रोटीन सिंथेसिस की बात अलग अलग करी जाती है, और बात अलग अलग इसलिए करी जाती है क्योंकि अपने आप में वो, जब यूकैरियोटिक की बात करें तो वो थोड़ी जटिल प्रक्रिया है। अगर हम उसकी कंपेयर करें प्रोकैरियोटिक से, तो ये थोड़ा उससे अलग आता है। तो अगर हम लोग जब बात करते हैं राइबोसोम्स के, राइबोसोम्स में 3 तरीके के यूनिट्स होते हैं। एक होता है एक्सेप्टर, एक होता है एलोंगेशन, या जिसको हम लोग इलोंगेशन भी बोलते हैं, जहां पे अमीनो एसिड ट्रांसफर होता है जो कि यहां से यहां जम कर जाता है, और यहां से एक होता है एग्जिट, इसको कहते हैं एग्जिट या कहते हैं टर्मिनेटर। अब अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके के ये मेंशन्ड होते हैं, पर आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं कि जो यहां पर एग्जैक्टली किस तरीके से बात करी जा रही है। इस पर्टिकुलर जगह पे अमीनो एसिड आता है, यहाँ पे एक अमीनो एसिड के ऊपर दूसरा अमीनो एसिड जुड़ जाता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से, जिसको पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं, और यहां से वो खाली वाला टीआरएनए निकल जाता है। इसको कहते हैं एग्जिट भी और इसको कहते हैं टर्मिनेशन भी। इसीलिए यहाँ पे आता है तो इसीलिए एक्सेप्टर, यहाँ पे एलोंगेशन मतलब एक अमीनो एसिड के साथ दूसरा अमीनो एसिड जुड़ जाता है, इसलिए इसको हमने एलोंगेशन से ई और एग्जिट से ई या टर्मिनेशन से टी हमने डिनोट किया है। अलग अलग जगह के मटेरियल्स में, अलग अलग जगह की किताबों में अलग अलग तरीके के नोटेशन दिए होते हैं, मतलब साइन सिंबल्स अलग अलग दिए होते हैं। तो आप ये साइन भी देख सकते हैं, नहीं तो आप अपने तरीके से अपनी किताबों में भी देख सकते हैं कि ये क्या साइन नोटेशन दिया हुआ है। पर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास यहाँ इस पूरे के पूरे प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में 2 और एमआरएनए की बात आती है। एक एमआरएनए है मैसेंजर एमआरएनए का, एक एमआरएनए है टीआरएनए। मैसेंजर आरएनए का काम होता है हमारी बॉडी की साइटोप्लाज्म से, मतलब हमारे बॉडी का, हम जहां जहां भी बोले बॉडी हमारी, इसका मतलब कि हम यहाँ पे सेल की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो हमारे सेल में साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में हमारे पास डिफरेंट तरीके के अमीनो एसिड प्रेजेंट है। ये अमीनो एसिड कितने तरीके के हैं हमारे पास? लगभग 20 तरीके के अमीनो एसिड हैं, और हर एक अमीनो एसिड के लिए यहाँ पे एक अपना एमआरएनए प्रेजेंट होता है, और हर एक एमआरएनए के लिए हमारे पास एक टीआरएनए भी प्रेजेंट होता है। तो ये एमआरएनए है, टीआरएनए है, तो यहाँ पे राइबोसोम भी है। तो प्रोटीन सिंथेसिस का कोई ऐसा सामान या कोई ऐसी चीज नहीं बचती जिससे हमारे पास ये प्रोसेस रुकने समय, या हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं बची है जिससे हमारे पास ये पर्टिकुलर चीजें हमारे पास ना बची हो, कि जिससे हमारा प्रोटीन सिंथेसिस किसी वजह से रुक जाए। तो हमारे पास सारी चीजें नहीं है लगभग। तो हमारे पास बेसिकली अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो बचती है जिसमें हमारे पास डीएनए की इंफॉर्मेशन जो आती है एमआरएनए में या आरएनए में, वो है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, मतलब कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है एमआरएनए में, और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को यहां से लेकर के ये पूरा प्रोसेस, ये हमारा कहलाता है सेंट्रल डॉग्मा। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग सेंट्रल डॉग्मा। मतलब हमारी बॉडी में जब कभी भी डीएनए अपनी जानकारी आरएनए में डाल दे और आरएनए से वो बन जाए प्रोटीन की फॉर्मेशन में, या प्रोटीन बन जाए, तो इस पर्टिकुलर प्रक्रिया को हम लोग सेंट्रल डॉग्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है हमारी, ये प्रोटीन सिंथेसिस ही हमारी बॉडी में या किसी पर्टिकुलर सेल में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को गवर्न करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी में या हमारे सेल में किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना हो,
मतलब किसी मेटाबोलाइट का फंक्शन प्रोसेस होना हो, या ग्लूकोज बनना हो, या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना हो, या किसी पर्टिकुलर मटेरियल से ग्लूकोज का खुद निर्माण होना हो, तो यहाँ पे प्रोटीन का ही बहुत ज्यादा उल्लेख या प्रोटीन का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस आता है। और ये बिना इंटरफेरेंस के, मतलब बिना प्रोटीन की बात करें हम लोग ये बात पूरी अपनी नहीं कर सकते, इसीलिए ये प्रोटीन की प्रोसेसिंग बताई जाती है। प्रोटीन की प्रोसेसिंग बताने के लिए अभी हमें mRNA की जानकारी भी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया की जानकारी भी चाहिए, तो वो हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमारे ये टीजीटी पीजीटी के बायोलॉजी की क्लास थी, अब आज से हमारी बायोलॉजी की क्लास भी शुरू हो गई है, जीव विज्ञान की क्लास भी शुरू हो गई है। तो अब जो लोग और भी जुड़ना चाहते हैं तो अब हमारे इस नंबर पे 9794403669 नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल दोनों ही कर सकते हैं, ये हमारा नंबर है। और हमारे बायोलॉजी के अलावा, मतलब जीव विज्ञान के अलावा भी अलग अलग तरीके के विषयों पे भी हमारी टीजीटी पीजीटी के क्लासेस चालू हो चुके हैं। तो आपको जो भी अपने इंटरेस्टेड हैं, जो भी क्वेरी है, तो तुरंत आप अपने व्हाट्सएप पे और कॉल पे अपनी जानकारी के बारे में आप पता कर सकते हैं, अपने बारे में पूछ सकते हैं, और किस तरह से ये क्लासेस करनी है उनको अपनी जानकारी लिख सकते हैं। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।